गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चौथा वर्ग, नए वर्ग और नगरवासी। कृषि में विस्तार के साथ ही उसे संबद्ध तीन क्षेत्रों जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो हजार में से लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख हो गई। हजार में कितनी थी? 420, और 1200 ईस्वी में 620 हो गई, और 1300 में 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था, क्योंकि क्या हो गई थी, सेहत अच्छी रहती थी, लोगों की सुख सुविधाएं ज़्यादा हो गई थी। इसलिए पुरुष की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे, परंतु 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का बाहर सहने में सक्षम हुई, तो नगर फिर से बढ़ने लगे। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सकें और जहां वे अपने उपकरण और कपड़े खरीद सकें। इस जरूरत ने मियादी हाट मेलों को बढ़ावा दिया और छोटे विपणन केंद्रों का विकास किया, जिनमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। क्या हुआ? एक ऐसी जगह की जरूरत होने लगी जहां सामान बेच भी सकें, जहाँ से सामान वो अपनी जरूरत का खरीद सकें। तो क्या है, विपणन केंद्रों पर ही होता है ऐसा। तो इसलिए धीरे धीरे वहाँ जो कार्य करते थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे, वहाँ बसने लगे और जिससे नगर का विकास हुआ। एक नगर चौक, चर्च, सड़कें जहां पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सकें, और एक कार्यालय जहां नगर प्रशासन करने वाले व्यक्ति मिल सकें। दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, बिशपों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। नगरों में लोग सेवा के स्थान पर उन लॉर्डों को जिनकी भूमि पर नगर बसे थे कर देने लगे। नगरों ने कृषक परिवारों के जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण में मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। एक प्रसिद्ध कहावत थी, स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर नगरों में छिप जाते थे। अपने लॉर्ड की नज़रों से एक वर्ष एक दिन अगर वो छिपे रहते तो उनको जो उनका कर्ज होता था वो नहीं चुकाना पड़ता था, और अपने लॉर्ड की नज़रों में वो एक वर्ष और एक दिन छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषक एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था, यानी कि लॉर्ड के पंजे से छूट जाता था, आज़ाद हो जाता था, उसको किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषिदास थे, जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों जैसे साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पादन की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। यह अनुष्ठानिक समारोह के लिए जहां गिल्डों के प्रावधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रतिभोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था। सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। 11वीं सदी आते आते पश्चिमी एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिणी की जो समुद्री यात्रा थी वो करते थे, और अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा। पहले दस्तकारों का एक मैनर से दूसरे मैनर में जाना पड़ता था, पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार का विस्तार होता गया। नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे और अभिजात्यता
के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैथीड्रल नगर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। चर्चों को दान देना अमीर व्यक्तियों द्वारा धन को खर्च करने का एक शानो शौकत का, अपनी प्रसिद्धि का एक तरीका माना जाता था। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। जो बड़े चर्च होते थे उनको क्या बोलते थे? कैथीड्रल। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया था। कोई उसमें फ्री में मजदूरी करता था, कोई कुछ वस्तुएं दे देता था, कोई धन दे देता था। तो निर्माण कार्य में सभी लोगों ने अच्छा खासा सहयोग दिया। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया। जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार अनेक उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए, क्योंकि अगर वो तीर्थ स्थल बन गए तो तीर्थ यात्री आएंगे, वहाँ पर काम भी मिलेगा, वहाँ पर चीज़ों की भी खरीद फरोख्त होगी, तो इसलिए वहाँ जो नगर थे वो विकसित होने लगे। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए कि पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई पड़ सके और भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई दे। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियां दूर दूर तक सुनाई पड़ सकें। खिड़कियों के लिए अभिरंजित कांच का प्रयोग होता था। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथीड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियों की रोशनी उन्हें बाहर से व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे, जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे। दावत के दिनों में हमारे द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली कमी, जगह की संकीर्णता, अत्यधिक यंत्रणा और शोर के कारण भागकर स्त्रियों को पुरुषों के सिर के ऊपर स्थित वेदिका पर चले जाना, ये सब कुछ एक ऐसा कारण थे कि हमने पवित्र चर्च को विस्तृत एवं व्यापक बनाने का निर्णय ले लिया। विभिन्न क्षेत्रों में से आए अनेक विशेषज्ञों के अति कुशल हाथों से तरह तरह की शानदार नई खिड़कियों की पुताई कराई, क्योंकि ये खिड़कियां अपने अद्भुत निष्पादन और बहुत महंगे रंजित व सफायर कांच के कारण बहुत मूल्यवान थी। इसलिए उनकी रक्षा के लिए हमने एक सरकारी प्रधान शिल्पकार और स्वर्णकार होता है सुनार की नियुक्ति की। वे अपनी तनख्वाह वेदिका से सिक्कों के रूप में और आटा अपने भाई बंधुओं के सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे। वे उन कला वस्तुओं की देखरेख के कर्तव्य की उपेक्षा कभी नहीं करते थे। जो भी इनकी देखभाल करते थे, उनका खाना पीना रहना सहना वो चर्च के ही पैसे से चलता था। 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया था। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफान और जो सागरीय बाढ़ें आई, उन्होंने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारों को करों द्वारा कम आमदनी हुई, क्योंकि अगर फसल अच्छी नहीं होगी लोगों के पास तो क्या होगा, वो कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इसलिए जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो सरकार थी, उनकी कर उनको नहीं मिल पाया। जो टैक्स वो कृषक पर लगाते थे, इसलिए उनकी आमदनी कम हो गई। 13वीं सदी के पूर्व के अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चरागाह होते हैं जहाँ पशु चराए जाते हैं, घास के मैदान उनको बोला जाता है, कृषि भूमि में बदल गई। परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 अक्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ था। चरागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई, क्योंकि चरागाह अगर ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि जो चरागाह थे उन पर ज़मीनों पर अब फसलें उगाई जाने लगी थी। फसलें उगाई जाने के कारण जो अक्षेत्र थे चरागाह के, वो कम हो गए थे, और इसी कारण चरागाह के अक्षेत्र कम होने के कारण लोगों के पास पशुओं की भी कमी हो गई थी। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसका तत्कालिक परिणाम था अकाल। 1315 से 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौतें हो गई।
इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, क्योंकि चांदी की खानें जो थी सर्बिया की और ऑस्ट्रिया की, उनमें उत्पादन कम होने लगा तो क्या हुई, चांदी की कमी हुई। और चांदी की कमी आने के कारण ही धातु जो मुद्रा थी चांदी की बनाई जाती थी, इसलिए धातु मुद्रा में भी कमी आई। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और उसे सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं से 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूसरे जो दूर के देश से उनसे व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे भी आए। पोत होते हैं जो बड़ी बड़ी जहाजें बोलते हैं उनको, उनके साथ चूहे भी आए। व्यापारी क्या लाते हैं, सामान लाते हैं, सामान में चूहे भी आए जो अपने साथ ब्यूबेनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग रहा, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आंकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कवलित हो गया, यानी कि खत्म हो गया 20% जनसंख्या यूरोप की उस समय इस ब्यूबेनिक प्लेग के कारण। जबकि कुछ स्थानों पर मरने वाले लोगों की संख्या वहां की जनसंख्या का 40% तक भी था। नेक्स्ट पॉइंट हम कल करेंगे, आज इतना ही करेंगे। अपने नोट्स आप तैयार करते रहिएगा, साथ साथ जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं। थैंक यू। आप अपने सारा काम साथ साथ करते रहिएगा, लेसन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। रिवीजन में एक बार और अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।